Hello students, this is Muhammad Mushiruddin from Educatory Bhita, and today I am going to discuss about this chapter which is electricity. यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो सारे कॉन्सेप्ट जो यूज़ होते हैं क्लास 10th में। यानी ये वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है स्पेशली क्लास 10th के बच्चों को ध्यान में रखकर। क्लास 10th का जो सिलेबस है और जो क्लास 12th का सिलेबस है उसमें बहुत सारी समानताएं हैं। समानताएं कहने का मतलब सिर्फ लेवल जो आपका है वो थोड़ा नीचे रहता है और क्लास 12th में थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है। तो हमने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि जब बच्चे क्लास 12th में या 11th में आते हैं तो उनके अंदर बहुत कमी होती है कॉन्सेप्ट्स की। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कमी होती है जो उन्हें क्लास 9th और 10th में सीखना चाहिए था ताकि उन्हें 11th 12th की बात आसानी से समझ में आती। तो हम आज फोकस करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपको जानना है क्लास 10th में और यूज़ करना है क्लास 11th में या 12th में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली स्टडी है चार्जेस की। अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टडी ऑफ चार्ज है, स्टडी ऑफ चार्ज। थोड़ा सा हम टॉपिक को इलेबोरेट करेंगे, यानी आपको हम इसका डेप्थ समझाने की कोशिश करेंगे जो शायद किसी बुक वगैरह में उतने अच्छे से मिले नहीं क्लास 10th के। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को डाला जाए, क्योंकि बुक्स में जो बात लिखी हुई हैं वो तो हम लोग पढ़ लेते हैं, स्कूल के टीचर्स भी हमें समझा देते हैं। लेकिन आज वैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करें जो आपको शायद किसी बुक में ना मिले, या स्कूल लेवल में वो टीचर आपको बताने से झिझकता है या नहीं बताता है, वो समझता है बस बोर्ड पास कर जाओ काम खत्म। तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हमने आपके सामने में जो वर्ड लिखा चार्ज, तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करेंगे चार्ज के ऊपर। तो हम डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में। देखो लिखा हुआ है टॉपिक स्टडी ऑफ चार्ज, तो चार्ज की स्टडी दो केसेस में होगी। पहला केस होगा जब चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा और हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का वह ब्रांच जब चार्ज रेस्ट में और उसके बारे में स्टडी की जाए उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी चार्ज की स्टडी दो केसेस में होने वाली है। एक बार चार्ज हमारा किस में रहेगा, रेस्ट में, और जब रेस्ट में रहेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा केस होगा कि चार्ज हमारा रेस्ट में ना होकर के मूव करने लगेगा, मोशन में होगा। तो जब मोशन में होगा तो उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यानी अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हो सकता है ये वर्ड आपके लिए नए हों, लेकिन अगर आप ये वर्ड्स अभी जान जाते हैं तो आगे चल के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज मोशन में होगा और जब यदि चार्ज मोशन में होता है तो वहाँ पे करंट का फॉर्मेशन होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यानी जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पोर्शन है, चार्ज जब मोशन में आ जाता है, इसी को हम लोग किस चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं, तो करंट के रूप में पढ़ते हैं। आप लोग जब क्लास 10th में पढ़ते हो या जब सिलेबस स्टार्ट करते हो तो टीचर्स डायरेक्ट चार्ज का डेफिनेशन दिए, करंट पे पहुंच गए। लेकिन चार्ज से करंट का क्या रिश्ता है वो आपको समझ में आना चाहिए। यानी स्टडी ऑफ चार्जेस दो केसेस में होती है, रेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर मोशन में आ गया तो डायनामिक्स यानी कि करंट। इसमें भी बहुत सारा केस बन सकता है लेकिन उस पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमें बेसिकली फोकस करना है करंट के ऊपर। ये आपका पार्ट नहीं है, ये आपका सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस होता है क्लास 12th का। तो अब हम लोग चलते हैं, पहले चार्ज को डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग करंट तक का रास्ता तय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन चार्ज की। देखो चार्ज का वैसे कोई बहुत ही एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं है। चार्ज को उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। तो हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं जो कि जनरली आपको कुछ ज़्यादातर किताबों में मिलता है, तो उसी डेफिनेशन को हम यहाँ पर बोर्ड पे लिखते हैं। चार्ज जो होता है इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। चार्ज जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स का। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स कहने का मतलब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट से कोई बात नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट एक बहुत बड़े साइज का कोई मैटर हो जाता है। पार्टिकल का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे चार्ज जो प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, प्रोटॉन्स पे होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। इसीलिए हमने उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डायरेक्टली यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में डिफाइन कर दिया। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है उसके ऊपर आते हैं। लेकिन देखो अगर
चार्ज के बारे में जानना है तो थोड़ा सा क्लास 9th का एक चैप्टर जो आपका था ग्रेविटेशन, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास में दो मास हो और उनके बीच में कोई दूरी हो तो वो दोनों मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सोचने वाली बात यह है कि लोगों ने चार्ज के बारे में सोचना कब शुरू किया होगा। तो समझिएगा, मान लीजिए थोड़ा सा हम इस टॉपिक को और डेप्थ में लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो लोगों को चार्ज के बारे में पता नहीं था, उन्हें पता था किसके बारे में, मास के बारे में। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ इस इलेक्ट्रॉन का मास होगा, कुछ इस इलेक्ट्रॉन का मास होगा। अब क्योंकि मास है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनके बीच में होना चाहिए अट्रैक्शन, आप लोगों ने पढ़ा है। और उस अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है Fg इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स Gme/r², अगर कोई दूरी इसके बीच में r है तो। लेकिन एक्सपेरिमेंट में पाया ये गया कि अगर दो इलेक्ट्रॉन को किसी फाइनाइट दूरी पे रखा जाए तो उसके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, हो क्या रहा था, रिपल्शन। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होना चाहिए था क्या, अट्रैक्शन, लेकिन हुआ रिपल्शन। इसका मतलब इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास मास के अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है जिसके कारण यहाँ पे रिपल्शन हुआ। फिर से इस बात को समझिए, हम लोग जानते हैं अगर पार्टिकल के पास मास है तो होना चाहिए था अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया, एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि अट्रैक्शन ना हो के दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो गया। तो साइंटिस्ट को ये लगा कि ज़रूर इस बॉडी के पास में मास के अलावा भी कोई एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये रिपल्शन हुआ। उसी एडिशनल प्रॉपर्टी को, उसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया, चार्ज। अब हमारी समझ में आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। यानी अगर हमारे पास में कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, तो हमको जब हमें शुरू में ऐसा लगता था कि इसके पास में केवल क्या होता है, मास। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो लोगों को समझ में आ गया कि मास के अलावे भी एक प्रॉपर्टी है जिसे क्या नाम दिया जाए, चार्ज। अब एक बात हम आपको यहाँ पे समझा दें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसा कुछ पूछे कि एक बॉडी है हमारे पास में, उसके पास चार्ज है लेकिन मास नहीं है, क्या ये पॉसिबल है, तो कहिएगा नहीं, क्योंकि अगर उसके पास मास ही नहीं है तो वो तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो चार्ज उसके पास पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एक हमारे पास में बॉडी है, उसके पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है, क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है। जैसे आप एटम पढ़ते हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो चार्ज नहीं होने का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि चार्ज है ही नहीं, चार्ज सबके पास होता है। चार्ज नहीं होने का मतलब ये है कि जितना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ने एक दूसरे को मिलकर कैंसिल किया और वो बॉडी न्यूट्रल हो गया। यानी ये पॉसिबिलिटी है कि मास हो और चार्ज ना हो, ये सही है। और ये भी सही है कि मास भी हो और चार्ज भी हो, आयंस, मास भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। तो यहाँ से दो बातें देखो, आगे का रास्ता हमें मिल गया। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो दो तरह का हो सकता है। चार्ज कौन कौन से तरह का हो सकता है, या तो चार्ज नेगेटिव हो सकता है या तो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है। अब जितनी बातें बोर्ड पे लिखी हुई हैं, अब एक काम करिए आप लोग, आपने पेन और नोटबुक रखा होगा, इसे इसी ढंग से आप नोट कर लीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कुछ बातें हम बोल के निकल जाए, तो उसको भी आप अपने लैंग्वेज में लिखते रहिएगा, ताकि आप जब दोबारा उस नोट्स को देखिए तो समझिए, तो बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम इसको इरेज करते हैं, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसको। देखिए, चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कूलम होती है, और एक ऐसी क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी है। हम लोगों ने चार्ज के बारे में बहुत बातें करी, देखा, समझा, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी के पास जब होता है तो वो दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। या जो हमने अभी आपको एक्सपेरिमेंट समझाया उससे ये बात आपको समझ में आ गई कि चार्ज किसी भी बॉडी का क्या होता है, एडिशनल प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण वह दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। जो सबसे पहला डेफिनेशन हमने लिखा था कि चार्ज किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, तो जो हमने सबसे पहला डेफिनेशन लिखा था
उसको थोड़ा सा और इजी करके हम उसका एक अच्छा डेफिनेशन अब बोर्ड पे लिख देते हैं। तो इस जो भी हम डेफिनेशन आपको लिखेंगे एग्जामिनेशन वगैरह में आप इसी डेफिनेशन का यूज़ कीजिएगा। पहला डेफिनेशन हमने इसलिए लिख दिया था ताकि उसको थोड़ा सा हम समझा करके आपको बता पाए कि ये होता क्या है। तो जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी था उसको हम थोड़ा सा और खोल के यहाँ पर लिख देते हैं। अब यदि आपसे कोई चार्ज का डेफिनेशन पूछेगा तो आप इसे ऐसे डिफाइन करना, इट इज additional property of fundamental particles। फंडामेंटल पार्टिकल्स का वर्ड हम बार बार इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे चार्ज की यानी छोटे चार्ज की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ड्यू टू विच it can attract or repel another charged bodies। ये आपका कंप्लीट डेफिनेशन हो गया क्लास 10th के लेवल में। अगर क्लास 10th में आपसे चार्ज के बारे में कोई पूछेगा तो आप इस डेफिनेशन को लिख करके वहाँ पे काम चलाइएगा। अब यहाँ पे हमने कहा चार्ज दो प्रकार का होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास में दो पॉजिटिव चार्ज हो मतलब लाइक चार्ज हो, लाइक चार्ज कहने का मतलब या तो दो पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव हो, तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में हमेशा जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का फोर्स होगा। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और यदि अगर मान लीजिए आपके पास में अनलाइक चार्जेस हो, यानी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, यानी यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस कैसे क्रिएट होता है चार्ज, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। आप लोगों को ज़्यादातर ये सब बातें केमिस्ट्री में समझ में आएगी। अगर मान लीजिए कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो बस ध्यान ये रखिएगा अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो सीधा सा बात होता है, या आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, तो जवाब दीजिएगा वैसी बॉडीज़ जिनके पास डिफिशियंसी हो इलेक्ट्रॉन का, यानी कमी हो इलेक्ट्रॉन का, तो वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। और वैसी बॉडी जिसके पास एक्सेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और चार्ज हमेशा क्रिएट होता है, ऐड होता है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इस डायग्राम से हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो ये पॉजिटिव क्यों हुआ, तो हमने आपको समझाया इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, मतलब अगर पॉजिटिव बॉडी है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और जो नेगेटिव बॉडी है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। यानी ओवरऑल जब सम करेंगे तो अगर पहले जीरो चार्ज था तो बाद में भी चार्ज क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये नेगेटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया। होल एंड सोल पूरे सिस्टम का जो चार्ज था जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो यहाँ पे SI यूनिट हमने आपको बता दिया, कैसे चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो हमने आपको बता दिया, मास के साथ चार्ज का क्या रिलेशन होता है वो हमने आपको समझा दिया, अट्रैक्शन रिपल्शन कब होता है वो हमने समझा दिया और डेफिनेशन लिख लिया। इन सारी बातों को आप कर लीजिए यहाँ पे नोट, फिर हम चलेंगे इसके बाद आगे की ओर। तो देखिए बच्चों, आपने चार्ज के बारे में सीख लिया, चार्ज क्या होता है अब शायद आप डिफाइन कर पाओ, लोगों को समझा पाओ। अब हम बात करते हैं चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बुक में चार्ज की प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्कशन नहीं होता है क्लास 10th में, लेकिन एक न्यूमेरिकल खूब पूछता है कि मेरे पास में 1 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, बताओ कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हम उस प्रॉपर्टी को यहाँ डील करते हैं, उस फॉर्मूला तक आपको लेकर चलते हैं। तो एक नया एक्सपीरियंस अभी होने वाला है आपको। देखिए एक प्रॉपर्टी है हमारे पास में जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए हम लोग जिस चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो चार्ज जो है बहुत बड़े अमाउंट का चार्ज नहीं होगा, यानी वो चार्ज जो प्रेजेंट होगा वो किसी पार्टिकल पर प्रेजेंट होगा, यानी जो बॉडी की साइज़ होगी वो बहुत ही कम होने वाली है। यानी हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में, यानी बहुत ही छोटा अप्रोच है भी स्टडी का। चार्ज किसी बॉडी पे किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है,
चार्ज बिल्कुल क्या है, बहुत छोटा है, एकदम सूक्ष्म है, टेंडिंग टू जीरो है। तो अगर मान लो बहुत ही छोटा चार्ज कहीं पे प्रेजेंट हो और उसे आपको लिखना हो कि चार्ज वहाँ पे होगा कितना, तो उसे हम लोग इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और ये प्रॉपर्टी कहता है कि यदि आपको कहीं पे चार्ज लिखना हो तो याद रखिएगा चार्ज को हम लोग डिनोट करेंगे या तो कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। तो अगर मान लो हमें कहीं पे चार्ज लिखना हो, चार्ज, हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे लेके चल रहे हैं क्योंकि इसके बारे में कोई जिक्र आपकी किताब में है नहीं। तो अगर आपको चार्ज लिखना हो तो याद रखिएगा चार्ज हमेशा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। या तो पॉजिटिव हो सकता है चार्ज या तो नेगेटिव हो सकता है, तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और हमेशा जो बेसिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अब ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लो। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सबसे स्मॉल अमाउंट का चार्ज होता है, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखना हो तो सिर्फ यहाँ माइनस लगा देना, प्रोटॉन का चार्ज लिखना हो तो यहाँ पे प्लस लगा देना, मैग्नीट्यूड तुम्हारा रहेगा सेम। यानी अगर कहीं किसी जगह पे चार्ज रखा हुआ है और चार्ज का वैल्यू अगर बहुत कम है, हम बार बार फोकस कर रहे हैं कम है, यानी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना है। क्लियर कर देने का मतलब ऐसा नहीं सीख लेना है कि ये प्रॉपर्टी हर जगह यूज़ करने के लिए लग जाए, ऐसा नहीं है, हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। अगर चार्ज बहुत कम है तब ये प्रॉपर्टी लगाइएगा, बड़े चार्ज में ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा। तो हमने आपको लिमिटेशन इसका बता दिया। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, अगर हमें चार्ज को लिखना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो वो हमेशा जो सबसे छोटा चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। कोई कहेगा कि हमको आधा इलेक्ट्रॉन दो तो गलत है कहना, कोई कह देगा हमको 3/4 इलेक्ट्रॉन दीजिए तो वो कहना गलत है। जब आप हायर लेवल में जाओगे तो वहाँ आपको क्वार्क के बारे में मिलेगा। अभी हम एक टर्म बोल रहे हैं क्वार्क, वहाँ पे ये सभी पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन अभी आपके लेवल में या क्लास 12 के स्टार्टिंग लेवल में आप इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करोगे। चार्ज जब भी होगा तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम ऐसा बोल सकते हैं, द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ पॉइंट, देखो हमने पॉइंट इस्तेमाल किया है, पॉइंट का मतलब बहुत छोटे जगह की बात हो रही है। द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ पॉइंट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कैसा मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। और वो यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला के रूप में लिखा हुआ है, जहाँ पे n हमारा क्या है, कोई इंटीजर है जो कि 0 या 1 से आप स्टार्ट करो, 1 2 3 4 से लेकर के जहाँ तक आपकी मर्जी। लेकिन हमेशा रखिएगा इसको फ्रैक्शन मत रखिएगा, प्लस में ले सकते हैं माइनस में ले सकते हैं, क्योंकि चार्ज दोनों प्रकार का होता है। अब हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन आपके शायद एस चंद की बुक में या कहीं पे लिखा हुआ रहता है, वो क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो उसी क्वेश्चन को लेकर हम यहाँ पे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो हम जितनी भी बातें यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं या जो भी आपको बताते हैं उसका एक मतलब होता है। हमने यहाँ पे लिखा 1 कूलम। अगर आप इस 1 कूलम का मतलब यहाँ समझ लेते हो, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना जान जाते हो, तो जब हम आपको करंट का डेफिनेशन पढ़ाएंगे और जब हम आपको 1 एम्पियर का मतलब समझाएंगे तो वहाँ पे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको 1 एम्पियर का मतलब समझना है तो आपको 1 कूलम का मतलब समझ में आना चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, या 5 6 कुछ भी कह सकता है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं Q इक्वल्स टू एन ई। एन यहाँ पे मेरा क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई। कितने कूलम ऑफ चार्ज में, तो गिवन चार्ज कितना है 1 कूलम, तो आप यहाँ पे 1 कूलम कर दो। एन हमें कैलकुलेट करना है और ई की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से कूलम हमारा क्या हो गया, कैंसिल। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 को अब डिवाइड लगाइए इससे। तो जब आप 1 को इससे डिवाइड लगाओगे तो हमारी समझ में ये वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10⁻18। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यही वैल्यू आपको मिलेगा।
अब समझिए तो ये वैल्यू कितना बड़ा है, 6.25 इंटू 10⁻18। यानी कोई हमसे कहे कि हमको 1 कूलम चार्ज दो, तो देखो 10 का पावर 18, वो भी 6 के मल्टीपल में, इतना इलेक्ट्रॉन आपके पास जमा हो जाएगा। और जब आप 1 एम्पियर का करंट दौड़ाइएगा ना, यानी 1 एम्पियर का करंट, वहाँ कहने का मतलब ये हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला आप पढ़े होगे या करंट का डेफिनेशन आप जानते होंगे, करंट इक्वल्स टू या 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, करंट बराबर चार्ज बाई टाइम। और 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कहीं पे 1 एम्पियर का करंट है ना, इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में उस वायर के क्रॉस सेक्शन से पार कर रहा है, जा रहा है। अब समझ सकते हैं कि 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन है, और इतना इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से पास किया, तब ना आप उसको जब पकड़ते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। यानी 1 एम्पियर जो है बहुत कम अमाउंट नहीं होता है करंट का, बहुत ज़्यादा अमाउंट है अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से सोचा जाए तो। फिर आप 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर का मतलब ईजिली समझ सकते हो। तो खैर हम जब करंट पे आएंगे तो इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे, वो हमने आपको यहाँ से रिलेट करके समझा दिया, आप इन बातों को नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं करंट पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो चलिए, इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत बेसिक बातें की और बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि हम लोग का पहला क्लास है, बोरिंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगला लेक्चर जाने से पहले आप ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या कैसा लगा, जो भी बातें होंगी बता दीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हमने पहले से रिपीट किया है और बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ 10th के लेवल में स्टडी नहीं कर रहे हैं। हमने आपका लेवल थोड़ा सा उठाया हुआ है, तो हो सकता है कहीं किसी को समस्या भी हो, तो वो बात भी बताइएगा। बस ये ध्यान में रख के पढ़ना है कि जब हम लोग क्लास 11th में या 12th में आएँ तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम फिर से उस बात को रिपीट कर रहे हैं कि बार बार ये होता है कि सिर्फ डेफिनेशन रट के एसआई यूनिट पढ़ लिए, 2-4 फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बना लिए, उसके बाद जब क्लास 11 में 12th में आए तो फिर हाथ का तोता उड़ गया। तो वैसा बात नहीं होना चाहिए। आप यहाँ अपना बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो के ज़रिए क्लियर कर लीजिए, टाइम बहुत है आपके पास। उसके बाद जब आप 11-12 में आइएगा तो फिर वहाँ मज़ा आएगा, क्योंकि आपका सारा बेसिक क्लियर रहेगा। तो ओवरऑल समझाने का मतलब यही है। इस वीडियो को देखिए। ओके, थैंक यू।